ये शब्द, ये लफ्ज़, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। इसका इस्तेमाल किया जाना, इसका मौके के मुताबिक उसको इस्तेमाल करना, यानी जो भाषा या जो ज़ुबान आप अपने घर के अंदर बोलते हैं, जो आप अपने पिताजी से बोलते हैं या अपनी माताजी से बोलते हैं, वो भाषा वो नहीं होती जो आप बहन भाई से बोलते हैं। वो भाषा वो भी नहीं होती जो मोहल्ले में बाहर जाकर बोलते हैं। तो हर जगह के हिसाब से भाषा बदल। ये शब्द, ये लफ्ज़, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। इसका इस्तेमाल किया जाना, इसका मौके के मुताबिक उसको इस्तेमाल करना, यानी जो भाषा या जो ज़ुबान आप अपने घर के अंदर बोलते हैं, जो आप अपने पिताजी से बोलते हैं या अपनी माताजी से बोलते हैं, वो भाषा वो नहीं होती जो आप बहन भाई से बोलते हैं। वो भाषा वो भी नहीं होती जो मोहल्ले में बाहर जाकर बोलते हैं। तो हर जगह के हिसाब से भाषा बदलती है। आप किस आदमी को एड्रेस कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप बात करते हैं। यार से, दोस्त से दूसरी तरह करते हैं, माँ बाप से दूसरी तरह करते हैं, परिचित से दूसरी कर रहे हैं। बाज़ार में जाते हैं, आपके काम दस्तों होते हैं, सौदा ख़रीदना है, आपको रिक्शा में बैठना है, तांगे में बैठना है, गाड़ी में, तो हर जगह के हिसाब से भाषा जो है अपना रूप इख्तियार करती रहती है। लेकिन भाषा पर संयम बरतना, ये मैं समझता हूँ कि आदमी के अंदर की शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इन्होंने मुझे बताया, मैं तो अनफॉर्चुनेटली मैंने आपका ये प्रोग्राम देखा नहीं है, मैं सोशल साइट पे हूँ ही नहीं, बिल्कुल ना ईमेल पर हूँ, मतलब मैं इस दुनिया से बिल्कुल बेखबर हूँ। मेरे बारे में लोगों ने इतना इसमें डाल रखा है, वो एक अलग बात है, उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है, वो जानना चाहते हैं, लेकिन मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैं इसके असरात देख रहा हूँ, जहाँ एक तरफ ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इतनी तेज़ी से चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन इसके अंदर संयम का बरता जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सहनशीलता ख़त्म हो गई, देखिए सबसे बड़ी चीज़ इस देश की, जो दुनिया भर में इस देश की जो पहचान है, वो सहनशीलता से है, वो बर्दाश्त से है, वो एक दूसरे को निभाने से है, एक दूसरे के जज्बात और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने से। हिंदुस्तान अजीम जो दुनिया में बना है, वो अपनी मौलिकताओं की वजह से बना है। हिंदुस्तान इसलिए अजीम नहीं बना कि हमारे पास दौलत बहुत ज़्यादा थी। हिंदुस्तान इसलिए अजीम नहीं बना कि हमारे पास पैसा बहुत है। हम इसलिए नहीं बना कि हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े हमारे पास गाड़ियाँ हैं। हिंदुस्तान अजीम बना है त्यागी लोगों की वजह से, बलिदानी लोगों की वजह से। महात्मा गांधी कितने मुख्तसर से आदमी थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, लेकिन हिंदुस्तान की वो आवाज़ बन गए, और ऐसी आवाज़ बन गए कि जिस हुकूमत के ज़माने में सूरज गुरूब नहीं होता था, उसको हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। तो ये हिंदुस्तान के कैरेक्टर की बड़ाई थी, जिसने इतनी बड़ी ताकत को मुल्क से जाने पर मजबूर कर दिया। आज की स्थितियाँ ये हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं पता नहीं कि मैं आप मुझसे ये सुनना चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे, जब मुझे बुला ही लिया, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपका सोशल साइट, इसकी जितनी आज़ादियाँ हैं, दुनिया की कोई आज़ादी ऐसी नहीं है जिसके साथ पाबंदी ना हो। अगर आप आज़ाद हैं तो आप उतने ही ज़्यादा पाबंद हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म जो है, वो लोगों के दिलों की इज़्ज़त करना है, लोगों के भावनाओं की इज़्ज़त करना है। अगर आप किसी बात से विरोध रखते हैं, किसी बात की मुखालफत करते हैं, आपको पसंद भी नहीं आ रही है, तो यहाँ आपका इम्तिहान जो है वो सहनशीलता का होगा कि आप उसके साथ कौन सी भाषा इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे से बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी आपके दिमागों में बहुत से ख्वाब हैं, अभी आपके सामने बहुत सी मंजिलें हैं, आपको पता नहीं कितना रास्ता तय करना है अपना मकाम हासिल करने के लिए, जीवन को कामयाब बनाने के लिए। एक मौके पर मुझे याद आता है कि मैं सुल्तानपुर में गया और देर से पहुंचा, चूँकि मैं कहीं और से आ रहा था, रात को 2 बजे पहुंचा। तो मेरा उसूल ये है कि जब कोई शायर या कवि पढ़ रहा होता है तो मैं उसके पढ़ते में दाखिल नहीं होता हूँ, ताकि उसका प्रोग्राम डिस्टर्ब ना हो जाए। लेकिन वो जो ऑर्गेनाइज़र थे, वो इतने उतावले हो रहे थे कि पब्लिक देख ले, वो मुझे धकिया के एक तरीके से ले गए। गर्मी का महीना था, मई का महीना था,
खुला हुआ पंडाल था, खुला हुआ वो था डाइस, और दूर तक हज़ारों का मजमा था। मैं उन्हें मना करता रहा। उस वक्त जो शायर पढ़ रहे थे उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने एक बहुत ही, मेरे से बहुत छोटे शायर थे, उन्होंने पब्लिक सारी मेरी तरफ हो गई अटेंटिव, उनका कलाम डिस्टर्ब होने लगा जो मैं नहीं चाहता था। तो बोले अरे आप लोग तो किधर देखने लगे? अरे आप, मैं तो समझा कोई लड़की आ गई, कोई शायरा आ गई। अब ये इतना भद्दा जुमला था मेरे हिसाब से कि जो मुंतज़िमीन मुशायरे के कन्वीनर थे उन्हें बुरा लगा और उन्होंने मुझसे कहा साहब इसकी बात का, इस नालायक की बात का जवाब दीजिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चूँकि आपने सोशल साइड का जिक्र किया और कभी कभी बात बढ़ के कहाँ से कहाँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। खैर, मैं कई लोग आए, साहब आपको इसको जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब इतने बहुत बदतमीजी की। तो मैं बैठा सुनता रहा। जब मेरे 4 बजे के करीब पढ़ने का नंबर आया तो कन्वीनर ने मुझसे कहा कि आप कुछ ना कुछ इनको तमीज़ ज़रूर कीजिए। तो मैंने मालूम है क्या कहा आपसे, उनसे क्या कहा? मैंने कहा जब मैं आया था तो यहाँ पर हमारे एक बहुत ही होनहार शायर अपना कलाम पढ़ रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ आऊँ, लेकिन मुंतज़िमीन कन्वीनर जो थे वो इतने परेशान थे कि मुझे ले आए। उस वक्त जो उन्होंने कहा उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम बड़ों में से कमी हुई कि हम अपने बच्चों को तरबियत नहीं दे सके। हम ये नहीं बता पाए कि उन्हें किस जगह पर, कहाँ पर, कौन सी बात कहनी है। हमने उनके ऊपर नहीं डाला। हमने कहा हमारी कमी है कि हम ऐसी तरबियत नहीं दे सके कि हमारे बच्चे ये समझ सके कौन सी बात कहाँ कही जा रही है, कहाँ नहीं कही रही है। कहने का मेरा मतलब कि आप बात वही कह सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर ढाल। आप किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाइए, बल्कि अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाएंगे आप, तब आप गुफ्तगू का मज़ा देखिए क्या होता है और आपकी बात का असर। गाली से गाली दी जाएगी, ख़राब बात से ज़्यादा ख़राब बात कही जाएगी, तो नतीजा ये होगा कि बात बनेगी नहीं, बल्कि बात बिगड़ने की तरफ जाएगी। उस फसाद को ख़त्म करने के लिए उस तकलीफ़ को अपने दिल के ऊपर लीजिए, तब आप दूसरे को कुछ सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, बदलने पर मजबूर कर सकते हैं और अच्छी भाषा बोलने पर मजबूर।